फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनका पेपर जो है वो 8 को है, सो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पे वीडियो बनाऊं। सो मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मैंने मैक्रो से रिलेटेड 50 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं यूनिट वाइज आपका कंटेंट बनाऊँ। सो मैंने सारी यूनिट को मतलब कि मिक्स करके मैं स्टार्टिंग से ही ले रही हूँ। हालांकि स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट का ही लिया है, बट मैंने कंटेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो आप अपने प्लीज़ कोर्स को देख लीजिएगा एंड उसके बाद जो है वो देखिए, एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसको डीप में पढ़िए, तो आप इजीली एमसीक्यू कर सकते हैं। सो ये मेरा इसका मैक्रो इकोनॉमिक का ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगी इसके मैं 3 से 4 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दूँ। आइए चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए, ओके। सो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है हमारा, हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप बहुत अच्छे से, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है। सो मॉडर्न जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं उन उसमें प्रोफेसर जे एम कीन्स को किया जाता है। जे एन कीन्स मत करिएगा, जे एम कीन्स है, याद रखिएगा। मैं सिर्फ राइट आंसर्स डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं चाहती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और बहुत ही कम टाइम आपका लगे। तो याद रखिएगा, अगर आपके मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात पूछी जाए तो प्रोफेसर का नाम क्या है? प्रोफेसर जे एम कीन्स। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो मुझे लगता है कि इससे एमसीक्यू आ सकता है। सो जे एम कीन्स ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इस टाइटल को याद रखिएगा। इसको पब्लिश किया था 1936 में और ये क्लासिकल व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है। सो इससे आपका एमसीक्यू आ सकता है। जे एम कीन्स ने कौन सी बुक लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ द इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। उसको पब्लिश किया था 1936 में। सो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो आपको इजीली पता है कि किसने लिखी थी? प्रोफेसर जे एम कीन्स ने लिखी थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो दोनों टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसने दिए थे? तो याद रखिएगा, रिंगर फ्रिश ने दिए थे। रिंगर फ्रिश ने, ये नाम याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है वो कब पब्लिश हुई थी? सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है ये इसका यही आंसर है, मतलब 1936। सो आप याद रखिएगा कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक है उनकी किसकी? जे एम कीन्स की। वो कब पब्लिश हुई थी? 1936। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम अ पॉपुलर आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, तो आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन किस ईयर में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलर हुआ था? सो 1923 से 1933, 1923 से 1933 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है वो पॉपुलर हुआ था। अब अगर हम बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म की, तो ये जो टर्म है ये मैक्रोज से निकला है। मैक्रोज जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका जो मतलब होता है वो होता है लार्ज। जब हम लार्ज से स्मॉल की ओर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो, मतलब किसी भी जब लार्ज चीज़ की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की, तो वो हमारा, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात करेंगे तो वो हमारा माइक्रो होगा। बट अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो होगा। सो आपको याद रखना है। तो मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज
लैंग्वेज के मैक्रोज से लिया गया है और इसका जो मतलब होता है वो लार्ज होता है, स्मॉल जो मतलब होता है वो माइक्रो का होता है, MI वाला जो माइक्रो होता है उसका मतलब स्मॉल होता है। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रो में हर एक चीज़ में हम लार्ज लेवल पे स्टडी करेंगे, तो नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल की स्टडी करता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। ये सभी चीज़ों की स्टडी होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल क्या है, तो ये सारे ही गोल हैं हमारे टू अचीव द हायर लेवल जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है हायर लेवल, उसकी हमें जीडीपी जो होती है वो अचीव करनी होती है। अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेबिलिटी इन प्राइस स्टेबल होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ही इसके फैक्टर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दी टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम किसके थ्रू इवेल्युएट करते हैं, सो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू और इनकम पॉलिसी के थ्रू। ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमने लिया है कि द स्टडी ऑफ द ग्रुप और ब्रॉड एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी इज़ नोन एज। अगर हम एग्रीगेट या फिर किसी भी ग्रुप की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, जब हम लार्ज लेवल पे किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे सो वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स। मार्केट वैल्यू निकालनी किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। अगर एक ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी के द्वारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, क्लियर। नेक्स्ट MCQ लेते हैं, द मनी वैल्यू। अगर हम उसी को देखिए, ये हम गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी की बात करें, अगर मनी की बात करेंगे इसी को हम मनी की फॉर्म में निकालें, द वैल्यू ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग द ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कॉल्ड। उसमें अगर ये जो ये चीज़ है हमारा जीडीपी में, अगर हम यही आप यहाँ पे अगर बात कर लें, हम इसी में ही अगर हम नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। याद रखिएगा यही चीज़ इसमें कहा गया है कि अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्या बन जाएगा नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। तो नेक्स्ट MCQ हमारा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ क्या है हमारा, डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड or for rendering factor services and the normal resident of the country rest of the world and the income paid for the factor services rendered by the non-resident in the domestic territory in the country is known as। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। चीज़ याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट MCQ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ के जो डिफरेंस होता है, अगर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को हम नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू द हाउस होल्ड फॉर द कंजम्पशन एंड सेविंग। वो इनकम का वो पार्ट, पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वो हमारे लिए क्या हो जाती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट MCQ लेते हैं, द रियल
रियल एंड द नॉमिनल इनकम कैलकुलेटेड। ये रियल और जो नॉमिनल इनकम होती है कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। क्या चीज़ हम इससे निकालते हैं? कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। जीडीपी अगर हम डिफ्लेटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू द नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑल सोर्सेज। एक पर्सन को जो भी जितनी भी इनकम डिफरेंट टाइप से अगर रिसीव होती है तो उसको क्या कहेंगे? चूँकि एक इंडिविजुअल पर्सन को इनकम रिसीव हो रही है तो इसीलिए इसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे। याद रखिएगा ये चीज़। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है द सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज able and willing to take up a job and get the employment, it is called employment। भाई अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी है और willing to जॉब, वो जॉब करना चाहता है, उसको जॉब मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा अ सिचुएशन व्हेन अ पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब। देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर एक पर्सन अपनी जॉब में एंगेज्ड है बट दे डू नॉट गेट दीज जॉब अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एफिशिएंसी क्वालिफिकेशन। मतलब क्या यहाँ पे है कि एक पर्सन अगर अपनी किसी जॉब में एंगेज्ड है बट वो जॉब उसके कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा उसको हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा अ सिचुएशन वेयर दी वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क करना चाहते हैं अंडर द कंडीशन एट एनी वेज रेट। मतलब वो किसी भी वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट दे फॉल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो तब भी उनको नौकरी ना मिले तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट। ये याद रखिएगा। एक वर्कर जो काम करना चाहता है किसी भी कंडीशन में किसी भी वेज रेट पे बट उसको अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो उसको कहेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? द टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू द अनदर। तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्टिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्टिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है व्हेन मोर वर्कर इंगेज्ड इन द वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द वर्क इट इज़ कॉल्ड डिस्क्यूट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बहुत सारे वर्कर किसी काम में जो है वो इन्वॉल्व हैं और वर्क करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हम डिस्क्यूट अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं the development of the classical theory of the income and employment। जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की क्लासिकल थ्योरी है वो किन राइटर्स के थ्रू डेवलप की गई है? तो उसमें जे.बी. सेब ने भी डेवलप किया है उसको, जे.एस. मील ने भी किया और रिकॉर्डो ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। मतलब जो सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ये लॉ किसका है? इस लॉ को हम मार्केट या फिर से लॉ मार्केट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मिलेगा क्वेश्चन। और नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द बुक ऑफ द जनरल एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट थ्योरी रिटन बाय, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पीछे, जे.एम. कीन्स हैं। कीन्स थ्योरी जो है कीन्सियन थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो कीन्सियन थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों पे, ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन विच अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंटली द लेवल ऑफ द इनकम इज नोन एज। देखो ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली जो हमारा होता है इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं? वो तो उसको हम कहेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए MCQ की बात करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब एग्रीगेट डिमांड में किसको हम इंक्लूड करेंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट लेते हैं हम अपना डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी इज अ स्टडीड बाय। अब देखिए हम अगर इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, इक्वालिटी एट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इक्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसका राइट आंसर है। सो इसका राइट आंसर 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं MCQ। नेक्स्ट MCQ हमारा है द कॉज ऑफ द selfness business condition during the depression interest activity get discouraged contraction of the business activity, ठीक है, and rendered large okay, so rendered large number of workers unemployed this situation is related, that means कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि बिजनेस की वो कंडीशन जहाँ पे डिप्रेशन हो, आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ गेट नॉट बी डिक्रेज्ड, मतलब वो इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो डिक्रेज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वो सिचुएशन कौन सी होगी, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारा द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेम्स बेस्पिट सेड द ट्रांसफॉर्म्ड द equality of the total output and total expending into the law that can be expressed as follow as, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड। ध्यान रखिएगा, सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इक्वल अमाउंट ऑफ द इनकम in turn to the total expending is this theory is known as say law। say law को भी हमने पहले भी आपसे बात कही थी कि इसको मार्केट थ्योरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट दी से लॉ। से लॉ से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, से लॉ इट्स क्रिएट ओन डिमांड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे आपको MCQ मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है द स्कूल ऑफ थ्रो दैट एम्फसाइज द नेचर टेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी टू मूव टूवर्ड इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन इज नोन एज क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल में इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द केन्स what is the most important determinant of the household and spending on the goods and services। केन्स के अकॉर्डिंगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हमारी डिस्पोजल इनकम। क्योंकि डिस्पोजल इनकम से ही हम हाउसहोल्ड, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डिस्पोजल इनकम से ही हम हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स को निकालते हैं। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल इनकम। ध्यान रखिएगा किसके बीच का रिलेशनशिप है, हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल इनकम के बीच का रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पोजल इनकम। अभी मैंने आपको पीछे ये चीज़ बताई कि एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल इनकम के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQ है। कंजम्पशन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये तो आपको याद ही हो गया होगा आपके, कंजम्पशन फंक्शन और डिस्पोजल इनकम के बीच के रिलेशन को हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। द पॉइंट वेयर द डिस्पोजल इनकम लाई इंटरसेक्ट कंजम्पशन फंक्शन। वो पॉइंट जहाँ पे डिस्पोजल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, ज़ीरो। इट इज़ इक्वल टू दी ज़ीरो, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ अ कंजम्पशन दैट, ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में पीछे हमने बात की थी, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ द डिस्पोजल इनकम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ अ कंजम्पशन किस टाइप का होता है, इज इंडिपेंडेंट होता है द लेवल ऑफ द डिस्पोजल इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू द लेवल ऑफ द कंजम्पशन एसोसिएट विद द ज़ीरो डिस्पोजल इनकम। याद रखिएगा, जो लेवल होता है उसका वो ज़ीरो डिस्पोजल इनकम से जो होता है एसोसिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब MPC इज कंप्यूटेड, कैसे कंप्यूट करते हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय
चेंज इन डिस्पोजल पर्सनल इनकम। अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एमपीसी से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं कि द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एमपीसी का जो स्लोप होता है ये होता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप कैसा होता है, उस स्लोप को क्या कहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। एमपीसी के स्लोप को क्या कहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है, उल्टा करके पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से एक क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए दो टाइप की होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाला हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, चेंज इन द डिस्पोजेबल पर्सन इनकम, बट ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन की जगह क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। अगर हम लोग एमपीसी निकाल रहे हैं तो ऊपर कंजम्पशन होगा, सेविंग निकाल रहे हैं तो सेविंग हो जाएगा, नीचे का सेम रहेगा, चेंज इन दी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए ये सारे मेरे एमसीक्यूज से इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आई होप आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से 1 से 2 एमसीक्यू आ सकता है। तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ये तीनों ऐड कर देंगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। एक और भी जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने का तरीका, ये भी मैंने आपको एमसीक्यू में भी डिस्कस किया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हमें एनडीपी निकालना है, मतलब ग्रॉस से हम किससे गए, नेट पे गए, डोमेस्टिक। देखिए अगर ग्रॉस से हम नेट पे जा रहे हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिशिएशन, डी फॉर डेप्रिशिएशन। सीसीए का मतलब होता है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप किससे जा रहे हैं, अगर आप जो है वो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिशिएशन माइनस होगा, अगर नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिशिएशन प्लस हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इजी फार्मूले तरीको याद रखने का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात, नेक्स्ट आपसे फार्मूला डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमसे ये पूछा गया है कि अब हमने ये तो निकाल लिया, अब हम यहाँ से क्या हुआ, देखिए अब हमें निकालना है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएं, अभी हम ग्रॉस से नेट पे गए थे तो डेप्रिशिएशन माइनस किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम डोमेस्टिक से किस पे गए हैं, नेट पे गए हैं, तो अगर हम इसी से निकाल रहे हैं, जीएनपी से निकाल रहे हैं, तो हम डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल। अगर हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर हम फैक्टर प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस से पे जाएंगे, सो हम क्या माइनस करेंगे, इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो माइनस करेंगे, सब्सिडीज़ को हम प्लस करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम जीएनपी मतलब डोमेस्टिक से इस पे गए हैं, डोमेस्टिक से हमने क्या निकाला है, देखिए फैक्टर प्राइस दोनों का सेम है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हमने डोमेस्टिक से हम क्या निकाल रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में हम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक फैक्टर प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कंजम्पशन फॉर फिक्स कैपिटल। और एनडीपी फैक्टर प्राइस कैसे निकालेंगे, मतलब नेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सेविंग। एंड ये मैंने इस तरीके से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सो आप इन फॉर्मूलेस को प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू आ सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले बताए हैं, और ये फॉर्मूला मैंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लिया है। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो वो एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग सप्लाई हो जाती है।
यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले लिए हैं वो कंजम्पशन एंड सेविंग से रिलेटेड लिए हैं। सो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला आ सकता है, पर कैपिटा इनकम पीसीआई का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। पीसीआई का फॉर्मूला मतलब पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम का भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग कंजम्पशन फंक्शन निकाल रहे हैं तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कंजम्पशन में होने वाला चेंज अपॉन इनकम में, वाई का मतलब होता है इनकम में होने वाला चेंज। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम में से अगर हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, अभी मैंने आपको देखिए बताया कि सेविंग में जो भी चेंजेस, डेल्टा इज डिनोटेड बाय द चेंज, सेविंग में चेंज जो भी हो रहा है हमारा और उसको डिवाइड कर देंगे हमारी इनकम में जो चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब, सेविंग जो होती है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, हमारी इनकम से रिलेटेड होती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूले थे कुछ इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगा कि मुझे फॉर्मूलेज लिख देने चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले से भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करिए। मेरे एमसीक्यूज़ जितने भी मैंने लिए हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, सो मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है, आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को मैं डिस्कस करके आपके पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कराऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।